व्यावसायिक फसलों की बात की जाए तो गन्ना हमारे प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल है, जिसकी खेती बहुत से किसान भाई बड़े क्षेत्रफल पर करते हैं। लेकिन किसान भाइयों, इस समय गन्ने की फसल में कई तरह के हानिकारक कीटों की समस्या अधिक देखने में आती है, जिनका समय से नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी होता है। नहीं तो इसका विपरीत प्रभाव फसल की बढ़वार पर पड़ता है और किसानों को आगे चलकर कम उपज से ही संतुष्ट होना पड़ता है। तो इस तरह की समस्या से बचने के लिए किसान भाई कैसे करें इनका प्रबंधन, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर हरीन कुमार से। है कि हमारे खेत में उसकी देखभाल करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस समय गन्ने की अगर हम अपनी देख रेख अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो हमारी आगे आने वाले दिनों में उसकी उपज अच्छी नहीं होगी। इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने खेतों में सुबह के समय घूमें और देखकर उसमें क्या कमी है उसका सस्य क्रिया के द्वारा जो है निदान अवश्य करें। जब हम अपने खेतों में इस समय घूमेंगे तो हमें दिखाई देगा कि हमारे जो पौधे हैं, नए नए पौधे जो कल्ले निकल रहे हैं, टिलर निकल रहे हैं, उसमें बीज का जो है पत्ता पीका जो है सूखने लगता है। और देखेंगे तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो आसानी से खींचने पे निकल जाते हैं और उनमें दुर्गंध आती है, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो खींचने पे टूट जाते हैं। जो पौधे खींचने पे टूट जाते हैं वह जड़ छिद्रक कहलाते हैं, और जो पौधा जो आसानी से खींचने पर पीका जिसका जो है निकल आता है वह जो है तना छिद्रक कहलाता है। जिसमें से मुख्य रूप से अंकुर भेदक और चोटी भेदक कीट का प्रकोप इस समय अधिक होता है। अंकुर भेदक कीट का प्रकोप मार्च से जून माह तक रहता है। इसका प्रकोप होने पर पौधों के बीच की गोब सूख जाती है और इसे खींचने पर आसानी से खिंच भी जाती है तथा इस गोब को सूंघने पर सिरके जैसी गंध आती है। और चोटी भेदक कीट का प्रकोप मार्च माह से नवंबर तक बना रहता है। इस कीट की मादा तितली सफेद रंग की होती है और ये पौधे की दूसरी या तीसरी पत्ती पर बैठी होती है और अंडे देती है, और इन अंडों से 6 से 7 दिन में लार्वा निकल जाता है। ये लार्वा बहुत तेजी से नुकसान पहुंचाते हैं। ये दूसरी या तीसरी पत्ती के बीच की मध्य शिरा में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे पत्ती पर एक लाल रंग की धारी बन जाती है। इन बताए गए लक्षणों के आधार पर आप इन कीटों को आसानी से पहचान सकते हैं। इसमें सबसे जरूरी है कि हम अपने खेतों में देखें कि कहीं हमारे खेतों में नमी की कमी तो नहीं है, क्योंकि अगर नमी की कमी होगी तो हमारे खेतों में जड़ छिद्रक और तना छिद्रक की कीट जो है अवश्य लगेंगे। इसके लिए हम अपने खेतों में सिंचाई अवश्य करें, क्योंकि जब सिंचाई कर देंगे खेतों में नमी आ जाएगी तो यह इसकी समस्या जो है हमारे ये जो दोनों कीड़े हैं जो गन्ने को नुकसान कर रहे हैं उनका निदान हो जाएगा, और धीरे धीरे यह जो है कीड़े का प्रकोप समाप्त हो जाएगा। और यह ध्यान दें कि जब इन पौधों में जो पीका है उस जिसमें सूख गया हो बीच वाली पत्ती, तो उसे सबसे अच्छा उपाय है कि जमीन की सतह से 5 से 7 सेंटीमीटर खुरपी के द्वारा या किसी यंत्र के द्वारा उसे काटेंगे तो हमें उसमें नया कल्ला पुनः जो है नया पौधा दिखाई देगा और आगे चलकर वह गन्ने में परिवर्तित होगा। खेत में गन्ने की पत्तियां बिछाएं। ये सभी कार्य करने के बावजूद भी अगर खड़ी फसल पर कीटों का प्रकोप हो रहा है तो कीटनाशकों का स्प्रे करें, जिसके लिए कोराजन दवा काफी कारगर है। लेकिन इस दवा का प्रयोग एक ही बार करें, क्योंकि इस दवा का प्रभाव बहुत अधिक समय रहता है। बार बार इसका प्रयोग करने से मिट्टी पर बुरा असर पड़ता है। इस दवा की 375 मिलीलीटर मात्रा 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव करते समय स्प्रेयर की नोजल को ढीला कर जड़ों के पास दवा का प्रयोग करें और प्रयोग के अगले दिन सिंचाई कर दें, जिससे दवा अपने कार्य सही तरीके से कर सके। शरतकालीन जो गन्ना लगा हुआ है उसमें कल्ले निकलने का समय इस समय अधिक ये पीरियड चल रहा है, समय चल रहा है। इस समय हम अपने गन्ने के खेतों में सिंचाई की अवश्य व्यवस्था करें। साथ ही साथ तो इस समय यूरिया का उपरिवेशन, नत्रजन का जो उपरिवेशन अवश्य करें। टॉप ड्रेसिंग के रूप में करीब 40 किलोग्राम नत्रजन, करीब 90 किलोग्राम यूरिया, नीम कोटेड यूरिया का हम पंक्ति में लाइन में पौधों के पास देते हुए गिराते जाएं तो निश्चित रूप से हमारे गन्ने के पौधे को अधिक से अधिक जो है खाद उर्वरक मिलेगा और आगे आने वाले समय में हमारे गन्ने की उपज अच्छी होगी और अधिक से अधिक उपज प्राप्त कर सकेंगे। जिन किसानों ने दुधारू पशुओं का पालन किया है वे अपने पशुओं की देखरेख का उचित ध्यान रखें, जिससे वे स्वस्थ रहें और उनसे दूध का अधिक उत्पादन मिलता रहे। लेकिन हमारे जो गर्भित पशु हैं उनकी कुछ विशेष देखरेख करें
तभी स्वस्थ बछड़ा या बछड़ी पैदा होगी और पशु में भी किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। तो आप कैसे करें गर्भित पशुओं का प्रबंधन, आइए जानते हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के डॉक्टर रामजी गुप्ता से। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी पशु के जीवन में गर्भावस्था का विशेष स्थान रहता है और निश्चित रूप से एक हमें भविष्य के लिए एक अच्छा सा पशु प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि उसकी गर्भावधि के दौरान अच्छी तरह से देखभाल की जाए। किसान भाइयों, इसके अतिरिक्त जो सावधानियां बरतते हैं उनमें सबसे पहले ये आती है कि जो गर्भित पशु है उसके जो है जैसे दूध देना बंद करता है उसको हम अलग बाड़े में शिफ्ट कर देते हैं। उसको जो है सूखी गाय या अन्य गायों के साथ नहीं रखते हैं, क्योंकि धीरे धीरे आप देखते हैं कि जो भी हमारी गाय जो गर्भित होती है वो शांत हो जाती है और अकेलेपन में रहना पसंद करती है। इसके अलावा जो उनका बाड़ा है उसके बाड़े में पुआल की या किसी तरह कुछ इस तरह के हम बेडिंग डाल दें कि जिससे उनको उठने बैठने में परेशानी न हो। किसान भाइयों, जैसे जैसे प्रसव का समय और नज़दीक आता जाता है कि लगभग 7 महीने के पश्चात आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि पशु को किसी तरह की हानि नहीं पहुंचनी चाहिए और इस हानि में संभव यह है कि आप उसको चरागाह चरने के लिए मत भेजें। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, जो गर्भित पशु है उसको डराइए नहीं किसी तरह से, साथ ही साथ उसको किसी तरह की भागने की चेष्टा मत कराइए। हैवी जो है हम एक्सरसाइज बंद करा देते हैं। किसान भाइयों, जैसे ही हमें ये पता चले कि हमारा जानवर गर्भित हो चुका है तो उसके लिए हम देखरेख शुरू कर दें और उसकी फीडिंग भी स्टार्ट कर दें। जहाँ तक देखा ही जाता है कि जो हमारे जानवर हैं उनमें गर्भ वृद्धि के रूप में जो आहार दिया जाता है वो आहार हमें जो है गर्भ के 5वें महीने के पश्चात शुरू कर देना चाहिए। जैसे ही उसके 5 महीने कंप्लीट हो जाते हैं गर्भ के, उसको हम निश्चित रूप से आधा किलो दाने की मात्रा बढ़ा देते हैं। दुधारू पशुओं में भैंस को 2 लीटर दूध पर 1 किलोग्राम दाना मिश्रण और गाय को 3 लीटर पर 1 किलोग्राम दाना मिश्रण देते हैं और जीवन निर्वाह के रूप में 1 किलोग्राम दाना और देते हैं। अगर आपका पशु गर्भित है तो जीवन निर्वाह के रूप में आधा किलोग्राम दाना और बढ़ा दें और जब पशु का दूध सूख जाए उस समय जीवन निर्वाह आहार के अलावा 2 किलोग्राम दाना दें। लेकिन अगर हरा चारा भरपूर मात्रा में है तो दाना मिश्रण की मात्रा आधा कर दें। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, जो गर्भस्थ शिशु है उसका आकार बढ़ता है तो धीरे धीरे उससे जो है उसके पेट पर भी जो है थोड़ा सा जगह कम होती है। तो ऐसी दशा में आपको ये सलाह है कि जो भी हमारा गर्भित पशु है जो एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है उसके आहार में ऐसे हम तत्वों का समावेश करें जिनसे उनको भरपूर ऊर्जा प्राप्त हो सके। मतलब कहने का ये है कि अगर थोड़ी सी मात्रा में भी वो जो है आहार लें तो उतने में उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। किसान भाइयों, इसके अतिरिक्त यदि आपका जानवर करीबन 10 लीटर से अधिक दूध देता है तो निश्चित रूप से उसको हम जो है करीबन 100 ग्राम तक खड़िया और साथ ही साथ विटामिन डी की डोज जो रिकमेंडेड है उसके अनुसार, और यदि हो सके तो उसके आहार में जैसे कि हम अपनी महिलाओं को घरों में उनको गर्भावधि के दौरान विभिन्न प्रकार की टैबलेट्स देते हैं, तो ये सारी दवाएं हमारे पशु चिकित्सालय पर उपलब्ध होती हैं। वहाँ से संपर्क करके वो प्राप्त कर लें और उसी तरह से उनकी देखरेख करें। यदि कभी भविष्य में आपके जानवर को मिल्क फीवर की, दुग्ध ज्वर की परेशानी हुई है तो निश्चित रूप से आप अपने जानवर के लिए कैल्शियम की खुराक जो है बढ़ा दें। साथ ही साथ जैसे ही जानवर ब्याता है उस समय अलर्ट रहें और यदि कैल्शियम की कमी महसूस होती है तो उसके लिए आप प्रॉपर जो है इलाज उसका समुचित प्रबंध अवश्य कर लें। कहते हैं जब हौसले बुलंद हो तो हर राह आसान हो जाती है। इंसान अगर मन में ठान ले तो पत्थर में भी फूल खिला सकता है। झारखंड राज्य के चतरा जिले के 60 साल के बुजुर्ग किसान ने इसे सच साबित कर दिया। इस किसान ने अपने भतीजे के साथ मिलकर बंजर भूमि पर हरियाली लाई है और पथरीली जमीन पर फसल उगाने में कामयाबी हासिल की है। इस बुजुर्ग किसान के हौसले को देखकर आस पड़ोस के कृषकों का मनोबल भी बढ़ा है। किसान लक्ष्मण दांगी ने सबसे पहले बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत की और फिर उसमें तरबूज की खेती की है, जिसमें अभी तरबूज की अच्छी पैदावार हो रही है। बंजर भूमि में तरबूज की सफल खेती पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
ये नजारा है गिद्धौर प्रखंड के बलबल द्वारिका गांव का, जहां पर तरबूज के अलावे कई सारी सब्जियां उपजाया गया है। यहाँ के किसान पहले नक्सलियों के बहकावे में आकर सफेद जहर यानी अफीम की खेती कर कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में अपना सब कुछ गंवा बैठे थे। कहते हैं कि आदमी ठान ले तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। बुजुर्ग और नौजवान की मेहनत से बंजर भूमि देखते ही देखते हरित क्रांति में बदल गया। तरबूज की खेती से इन किसानों को मुनाफा भी अच्छा होने लगा है। पहले पुलिस के पकड़े जाने से घर परिवार और बच्चों का परवरिश नहीं हो पाता था और परिवार बिखर जाता था, लेकिन अब पुलिस का डर भी गांव वालों के मन से समाप्त हो गया। अब इस गांव के लोग इस रोजगार को अपनाकर हंसी खुशी से अपना एवं अपने परिवार का भरण पोषण करते नजर आ रहे हैं। ये जमीन जो था बहुत पथरीला था, उबड़ खाबड़ गाढ़ा नाला, लेकिन परिश्रम के बल पर आदमी को परिश्रम ढंग लाता है तो परिश्रम करते गए, बनाते गए धीरे धीरे। और उसमें अभी जो है, इसके पहले तो और दूसरा खेती करते थे, तो जो है नया नया तरबूजा का खेती हम लगाए हैं, जो कि वो अच्छा इसमें से अभी है। और मार्केट यदि सरकार के ओर से यदि हो तो किसान और आगे बढ़ सकता है। और टोटल पथरीला जगह में, टोटल पत्थर में है, इसे देखा जा सकता है कि पत्थर पर ही रोक दिए हैं, लेकिन परिश्रम के बल पर पत्थर पर भी जो है सो ये उपज हो गया है। तरबूजा दो वैरायटी का है, जो पीछे लगाए हैं वो अलग वैरायटी का है, जो बोतल नुमा जो होता है वो तरबूजा का लगाए हैं। जिस बंजर भूमि पर फसल लहलहा रही है, इसका प्रेरणा स्रोत बुजुर्ग किसान लक्ष्मण दांगी हैं, क्योंकि बंजर भूमि के साथ सबसे बड़ी समस्या थी खेती के लिए पानी की। खेत के बगल में सूख चुके एक नदी को खोदकर पानी निकाला और फिर खेतों में तरबूज की खेती कर गांव की तस्वीर ही बदल डाली। अपने खेतों में पानी आता देख गांव वालों ने इस बार हजारीबाग से तरबूज के उत्तम किस्म के बीज लाकर अपने अपने खेतों में हरियाली फैला दी। हालांकि पहले ये भूमि पानी के अभाव में बंजर पड़ी हुई थी। तरबूज की खेती कर दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। पहले जो किसान पुलिस से चोरी छिपे सफेद जहर यानी पोस्ते की खेती किया करते थे, वो अब तरबूज अपने खेतों में उपजाकर बाहर के राज्यों में भेजकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। वहीं अब इनके घर की माली स्थिति भी अच्छी हो गई है। जिला में अफीम की बहुत खेती होती थी, जो नुकसानदेह था और कानूनी रूप से भी अवैध था। उस परिस्थिति में किसान इसलिए खेती करते थे कि उनको अधिक से अधिक आमदनी हो। ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार के द्वारा और कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा किसानों के बीच विभिन्न तरह का ऑप्शन दिया गया, जिससे कि उसको आमदनी अच्छी हो सके। उसी परिप्रेक्ष्य में चतरा जिले में खास करके गिद्धौर प्रखंड में, पथलगड्डा प्रखंड में किसानों के द्वारा फूल की खेती और तरबूज की खेती की जा रही है और यह एक नकदी फसल है और इससे किसानों की अच्छी आमदनी हो रही है। और वर्तमान में लोग अफीम की खेती को छोड़ के इस तरह के व्यवसायिक जो खेती है उसके तरफ अग्रसर हो रहे हैं। मार्केट का जहाँ तक व्यवस्था की बात है तो जिले का ही जो उपयोग के लिए जो इतना तरबूज की आवश्यकता है उसका भरपाई यहीं पर हो जाता है। पहले तरबूज हम लोग बाहर से मंगाते थे, लेकिन आज के दिन में करीब 70 से 80% जो रिक्वायरमेंट है तरबूज का, उसको जिला के उत्पादन से ही हम लोग। कृषि वैज्ञानिक रंजय कुमार सिंह का मानना है कि आज इस इलाके से सफेद जहर की खेती का नामो निशान खत्म हो गया और लोग मुख्य धारा से जुड़कर अपनी जिंदगी बदल डाली है और इस परिवर्तन को तहे दिल से स्वागत करते हैं। किसानों की आय में वृद्धि हुई है। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है मनपुर झांसी के सत्यपाल चौधरी ने। आपने उड़द और मूंग की फसल में इस समय किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आप सभी लोग उड़द और मूंग की बुआई कर चुके होंगे, क्योंकि इसकी बुआई का समय जो है वो उड़द के लिए मार्च लास्ट तक और मूंग के लिए 10 मार्च से 10 अप्रैल तक आप बुआई उसकी किए होंगे। और अगर इसके बाद बुआई करते हैं तो उसकी जो फलत है, उत्पादन है, वो कम हो जाएगी और कीड़े मकोड़े भी, और उधर बारिश जब होती है तो उसमें आपका पानी लगने से उसका नुकसान होता है। इसलिए हमारे किसान भाई समय से अगर बुआई उसकी कर लेते हैं तो अच्छी फसल होती है। बुआई तो हमारे किसान भाई सब कर लिए होंगे। अब प्रबंधन की बात है। खरपतवार नाशी जो है बुआई के तुरंत बाद या जमाव से पहले पेंडीमेथिलीन या एलाक्लोर का छिड़काव आपने कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो अब आपको उस खरपतवार को निकालने के हाथ से वीडिंग या कोनो वीडर एक आता है, अगर लाइन से बोए हैं तो उससे आप कर सकते हैं, और दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। किसान भाइयों, अगर आपने बुआई के समय इस रसायन का प्रयोग नहीं किया है और फसल में खरपतवार अधिक उगे हैं, तो खड़ी फसल में प्रयोग के लिए भी दवाएं आती हैं, जिसका प्रयोग 15 से 20 दिन की अवस्था पर किया जा सकता है, जिसमें आप इमेजा थापर रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। इस दवा की लगभग 1 लीटर मात्रा 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर 1 हेक्टेयर में प्रयोग करें। जो भी बोया आप लाइन से या छिड़कवा जो भी बोया, अब उसमें है कि पानी देने की बात है। सिंचाई आपकी 3 से 4 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है उड़द मूंग में, जो कि पहली सिंचाई जो है 20-25 से लेकर 30-35 दिन के बाद करनी चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी अगर सिंचाई कर देती हैं तो वो पौधे छोटे होते हैं, रूट जड़ें छोटी होती हैं, उस पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए हमें 25 से लेकर 30-35 दिन तक हमें पहली सिंचाई करनी चाहिए, और उसके बाद जो सिंचाइयाँ करते हैं वो 10-15 दिन के अंतराल पर करनी चाहिए। इसमें विशेष ध्यान है कि फूल आने से पहले और जब फल बनने लगते हैं उस समय हमारी मिट्टी में या हमारी फसलों में नमी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, तभी हमारा फसल अच्छा आएगा। और इसमें जो है खाद 15 से 20 केजी नाइट्रोजन, 40 केजी फास्फोरस और 20 केजी सल्फर, इसमें सल्फर की भी बहुत ज़रूरत होती है, वो हमारे किसान भाई सब खेत बुआई के समय दे दिए होंगे। और किसान भाई अगर थोड़ा फलत अच्छी लेना है तो 2% फूल आने से पहले और फूल आने के बाद, वैसे तो फूल आने से पहले अगर 2% हमारा यूरिया का घोल डाल देते हैं तो हमारी फलत और आपकी 10-5% और आगे बढ़ जाती है। और इसमें कुछ बीमारियां भी आती हैं, रोग भी आते हैं, मगर इसमें बहुत कमी होता है। फिर भी सबसे ज़्यादा इसमें जो समस्या आती है पीला मुजैक, पीला चित्रवण कह लें, पीला मुजैक कह लें, होता जो सफ़ेद मक्खियों के द्वारा फैलता है, और ये विषाणु फैलाते हैं ये सफ़ेद मक्खियाँ, जिससे हमारा पौधा पीला पड़ने लगता और सिकुड़ने लगता। इसके अगर एक पौधे में 5 से 10 मक्खियाँ दिखाई दें तो हमें उसमें कोई ना कोई दवा का छिड़काव करनी चाहिए। मिथाइलोटेमेटान या डाइमेथोएट 30 cc का 1 लीटर पर हेक्टेयर, मतलब 4 बीघे में छिड़काव करना चाहिए। 600 से 800 लीटर पानी में मिला के अगर इसका छिड़काव करते हैं तो मक्खियों को समाप्त कर देगा और हमें पीला चितवन का प्रभाव नहीं पड़े। दूसरा है थ्रिप्स। इसमें थ्रिप्स भी लगते हैं, करीब 35-40 दिन के बाद हमारा ये थ्रिप्स का प्रकोप हो जाता है, जो कि उसके पत्तियों का रस चूसने लगते हैं। तो इसमें भी अगर इसी दवा का इलाज करते हैं तब भी इससे भी लाभ मिलेगा। और हरे फुदके ये भी हमारे इन फसलों में कभी कभी लग जाते हैं और जो कि हमारा नुकसान करते हैं। इनके लिए सभी ये तीनों बीमारियों के लिए हमें ये दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए। अगर हमारे किसान भाई ये सब प्रबंधन कर लेते हैं
तो निश्चित है उपज में 10-15% वृद्धि होती है, जो कि विभिन्न वैरायटियाँ अलग अलग प्रोडक्शन देती, तब फिर भी 15 से 20 या 10 से 12 कुंटल पर हेक्टेयर आपका पैदावार निश्चित है मिल जाएगी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। कृषि संबंधी समस्या और सुझावों के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।